आपने राजनीति में आने का फैसला कब किया? हमारे पॉलिटिकल गुरु कहिए या हमारे गार्जियन कहिए, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी ही हैं। उन्होंने ही मुझे राजनीति में ज्वाइन कराया। इतनी लंबी पारी आप स्वयं देखिए ना, एक संसदीय क्षेत्र, एक व्यक्ति, एक पार्टी का सिंबल, एंड थ्रू आउट हिज विनिंग वो लगातार चले आ रहे हैं। राधा मोहन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के किस पितामह कहे जाते हैं? पवन जायसवाल जी ढाका के विधायक हैं वर्तमान में। इन दोनों के बीच जो खटपट हुई, आपको नहीं लगता उसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला प्रीति गुप्ता को? अब नगर निगम की बात थी, जो बात पुरानी हो गई। अब वो हमारे कमल के निशान पर वो चुनाव तो हुआ नहीं था। प्रशांत किशोर एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो? लोकतंत्र में हर कोई अपना किस्मत आजमाता है। प्रशांत किशोर जी भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जो युवा लड़कियां आपको देख रही हैं, पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आई एम नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीगेसी विद मी। देखिए, महिलाओं को यहाँ सर्वाइव करने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी फर्म इन योर डिसीजन। आपको बहुत फर्म रहना है। स्टैंड आपका क्लियर होना चाहिए। मैं लड़कियों को भी कहूंगी, कोई कहते हैं समाज के लोग कि काजल की कोठरी है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप, जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ पीएमसीएच में कुछ घटना घटती है। कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा वो पीटा था। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ना ही उनके समर्थन में कोई पोस्ट किया, ना ही किसी ने मिलने की कोशिश की। मनीष हमारे छोटे भाई की तरह है। मैं इस पर उनके व्यक्तिगत बात पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन उनकी बड़ी बहन होने के नाते उस नाते मैं कहना चाहूंगी कि उन्हें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पत्रकारिता छोड़ें। पत्रकारिता कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स छोड़ें। महिलाओं की सेहत को लेकर बिहार में किन सुधारों की जरूरत है? देखिए, बिहार में लगातार निरंतर कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बियॉन्ड भोजपुरी के इस खास एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं पूर्वी चंपारण जिले की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट एवं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय नेता डॉक्टर हेना चंद्रा। आज का ये वीडियो न सिर्फ महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर केंद्रित होगा, बल्कि चंपारण की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को भी समझने का एक अनमोल अवसर देगा। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हेना चंद्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हाल ही में उस ऐतिहासिक कार्यक्रम की आप मंच की संचालिका रही, जिसमें खुद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की ये बात है। कैसा अनुभव रहा मैम, खासकर जब बात नरेंद्र मोदी जी की हो? वो सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पे जाने जाते हैं, और उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग लाखों की संख्या में आते हैं। और वैसे मंच का संचालन करना व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर था, क्योंकि इससे बड़ा मंच क्या हो सकता है जिसमें स्वयं देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता स्वयं मौजूद हो, और उस मंच का संचालन करना मेरे लिए कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा गौरव का पल था। और इसके लिए मैं हृदय से आभार अपने माननीय सांसद आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और इसी अवसर के कारण उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा, एक अद्भुत, अतुलनीय, मैं क्या बोलूँ इसको, इसको शब्दों में मैं बयां भी नहीं कर पा रही। इट वॉज इनक्रेडिबल। बहुत अच्छा अनुभव था। और द मोमेंट मोदी जी वॉज ऑन द स्टेज, वो जैसे ही आए ना, मुझे ये मेरा बहुत इनर फीलिंग है जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। द मोमेंट वो आए, वो पहला अनुभव था मेरा। और वो आए तो मुझे समझ में आए, जितना लिख के लेके गई थी कि मैं ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, वो बोलूंगी, वो सब कुछ साइफर हो गया। स्वयं लगा कि एक रोशनी उधर से आ रही है, और एकाएक सहसा एक एनर्जी मेरे अंदर भर गया। पॉजिटिव वाइब्स आने लगा हर तरफ से, और मैं बोलती चली गई। मैंने कुछ देखना भी जरूरी नहीं समझा, और मैं बोलती चली गई। वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो लिख के ले गई वो मैंने नहीं बोला, वो स्वतः ही आता चला गया। और ये एक कहीं ना कहीं प्रभु की लीला थी। वो एक अजीब वातावरण था, और मैं उसे भूल नहीं सकती। मेरे लिए सच में इट वाज इनक्रेडिबल, अद्भुत मोमेंट था। एक्चुअली लोग कहते हैं कि आपकी आवाज तेज है, बुलंद है, लेकिन उसमें वो थोड़ा ज्यादा तेज था। वो कैसे आया, वो एनर्जी कहाँ से बढ़ गई कई गुना, वो मुझे भी समझ में नहीं आया। और सडन वो एक अलग माहौल, अलग वातावरण था। और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। वो जहां भी जाते हैं, वो वातावरण एक अजीब पॉजिटिव वाइब से भर जाता है। और इसको मैंने बहुत ही इसको मैंने फील किया है। ये फीलिंग का सेंस है, इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो एक फीलिंग है, और सच में वो फीलिंग अद्भुत था। अभी फिर इसी महीने 18 को नरेंद्र मोदी जी, हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फिर से मोतिहारी आ रहे हैं।
क्या फिर से हम लोग डॉक्टर हेना चंद्रा जी को उस मंच के संचालिका के रूप में देखेंगे? मुझे जो पार्टी आदेशित करती है मैं करती हूँ, और वैसा कभी आदेश आएगा तो मैं पीछे भी नहीं रहने वाली। लेकिन अभी तक तो ये सरकारी आयोजन है, और इसमें क्या वातावरण, क्या प्रोटोकॉल है, ये अलग होता है, और ये शासन और प्रशासन सब मिलके इसको डिसाइड करते हैं। तो अगर कोई मुझे ये दायित्व देगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो एक अलग इशू है, और मैं पहले से ये कह नहीं सकती इस विषय में। चंपारण की राजनीति में मैम महिलाओं की भागीदारी को किस नजरिए से, क्योंकि अगर आप थोड़ा इतिहास को देखती हैं, अगर पास्ट को देखती हैं, तो आजादी के बाद जब 1952 में पहला आम चुनाव जब पूरे भारतवर्ष में कराया गया, उस वक्त मोतिहारी से पहली बार शकुंतला देवी जी चुनाव जीत कर आती हैं, फिर वो 1962 में जीतती हैं, फिर कुछ वर्षों बाद प्रभावती गुप्ता लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रही, बाद में फिर वो बेतिया से लोकसभा सांसद रही, रामा देवी जी ने मोतिहारी का नेतृत्व किया। अभी वर्तमान स्थिति को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, महिलाओं को जब जब मौका मिला है, महिलाओं ने अपना 100% देने का काम किया है, जब जब अवसर मिला है। अभी तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अवसर नहीं मिला है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने मंचों से कहते हैं कि जातियां सिर्फ 4 है, वो युवा है, वो महिला है, वो किसान है, वो गरीब है, और इन लोगों को फोकस हमेशा से उन्होंने किया है, और हमेशा से इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, और महिलाओं के लिए निरंतर वो कार्य करते रहते हैं। अवसर जब भी मिला है महिलाओं को, आप वो दौर याद करें ना, वो दौर याद करें जब 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी, और एक वीरांगना जब कूदती है जंगे मैदान में, और उस वक्त जब सारे पुरुषों ने गोरों के आगे अपनी पगड़ी को रख दिया, तो वो एक महिला जब उतरती है मैदान में, लेकिन एक विडंबना थी कि उस वक्त के तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने उनका साथ नहीं दिया था। अगर हमारा साथ हमारे अपने दे दें, तो मैंने कुछ दिन पहले भी महारानी लक्ष्मीबाई का पुण्यतिथि था, उसमें मैं गई थी और वहां मैंने शिरकत किया। वहां मैंने इस बात को रखा भी था कि जब भी महिलाओं को मौका मिला है, उसने अपना पूर्ण रूप से देने का काम किया है, और बढ़ चढ़कर अपना काम करने का, क्योंकि देखिए महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है, ये हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। पुरुष जब घर पर लौटते हैं ना काम धाम करके तो आराम करते हैं, लेकिन महिलाएं जब काम से घर पर लौटती हैं तो पुनः काम पर लौटती हैं। मैं अक्सर इस बात को दोहराती हूँ। तो महिलाओं को जहां कहीं भी मौका मिलेगा, महिलाएं अपना पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगी, और हमेशा से करती आई हैं। ऐसा नहीं है, विपरीत परिस्थिति में महिलाओं ने कमान को संभाला है, वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जब महिलाओं ने अपना जो भी उनके अंदर है उसको देने का काम उन्होंने किया है। ऐसा माना गया है मैम कि वुमेन लीडरशिप में खासकर क्राइम और करप्शन बहुत कम रहता है, इस पे आप क्या कहना? देखिए, अभी की जो वर्तमान सरकार है वो जीरो टॉलरेंस, क्राइम को लेके जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। वो हमारे एनडीए के गठबंधन की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है, और केंद्र में भी जो हमारी सरकार है एनडीए की सरकार, कहीं से भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, और ये रोज देखने को मिल रहा है। कहीं से भी भ्रष्टाचारियों को, कहीं से भी अपराधियों को प्रश्रय देने का काम नहीं किया। जहां तक महिलाओं का सवाल है, देखिए होता क्या है ना, क्राइम में जब बड़ा बड़ा क्राइम होता है, कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत जगह पे विक्टिम होती हैं। तो महिलाएं समझती हैं इस बात को। आपने जो भी जहां भी आपने इस शोध को किया है कि महिलाएं जब होती है तो कम होता है करप्शन, क्योंकि वो विक्टिम बहुत जगहों पर होती हैं। महिलाएं बहुत जगह पर शिकार होती हैं, विक्टिम होती हैं। ऐसे में जब उनके हाथ में सत्ता और पावर आता है तो इन चीजों को लेकर बहुत ही वो एग्रेसिवली वो काम करने का काम करती है, और इसमें अभी की वर्तमान सरकार भी पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है क्राइम और भ्रष्टाचार को लेकर। आपने राजनीति में आने का फैसला कब और क्यों लिया? कब वो दौर आया जब आपको लगा कि नहीं, अब डॉक्टरी से निकल के पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए और समाज सेवा? नहीं, समाज सेवा ऐसा नहीं है कि राजनीति में आकर के समाज सेवा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं 2015 से यहाँ पे काम कर रही हूँ, 15 से मैं प्रैक्टिस में हूँ, और लगातार यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ की जनता, पब्लिक ना कहूँ, यहाँ की जनता, यहाँ के परिवार वालों ने, ये सब हमारे परिवार का अंग है। मोतिहारी के एक एक लोग हमारे परिवार का अंग है। अब मैं यही कहती हूँ, क्योंकि जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो लगाव उन लोगों की तरफ से मुझे मिला है, लगातार मिला है। राजनीति तो मैंने 19 में ज्वाइन किया, और मैंने कभी सोचा नहीं था, लेट मी वेरी क्लियर टू यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति में तुरंत इतनी जल्दी आना है। हाँ, एक पैशन, दिस इज माई प्रोफेशन एंड दैट इज माई पैशन। तो पैशन जो है वो तो करना है, वो करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जब अवसर मिलेगा हम लोग करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन
करने को कहा और उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हुए मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। जहां भी उन्होंने जो भी दायित्व दिया, देखिए हमारा कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। आई एम नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीगेसी विथ मी। मेरे साथ कोई पॉलिटिकल लीगेसी नहीं है। हमारे पॉलिटिकल गुरु कहिए या हमारे गार्जियन कहिए, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी ही हैं। उन्होंने ही मुझे राजनीति में ज्वाइन कराया। लोग अध्यक्ष के कलम से ज्वाइन करते हैं, मैं अपने सांसद महोदय के कलम से ज्वाइन की हूँ। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और जब उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया तो मुझे क्या दायित्व मिला वो सब सेकेंडरी है। मैं हर दिन उनको देखती हूँ, मैं हर दिन उनकी कार्यशैली को देखती हूँ, मैं हर दिन उनके मैनेजमेंट को, प्रतिबंधन क्षमता को देखती हूँ और वो सीखने का विषय है भाई, वो अनुकरणीय है, उसको सीखना चाहिए। एक पॉलिटिकल लीडर इस एज में क्या अव्वल दर्जे का मैनेजमेंट, बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़कर आने वाला व्यक्ति भी वैसा मैनेजमेंट नहीं करेगा। ये सीखने की बात है। और देखिए केवल उनके साथ रह करके केवल घूमना और नारेबाजी करना ये पॉलिटिक्स नहीं है। अगर सच में आप पॉलिटिक्स हैं और करना चाहते हैं और आप धरातल पर कोई काम करना चाहते हैं तो अगर यहाँ के कोई है तो आप सीखिए ना अपने सांसद महोदय से, क्योंकि इतनी लंबी पारी आप स्वयं देखिए ना, एक संसदीय क्षेत्र, एक व्यक्ति, एक पार्टी का सिंबल एंड थ्रू आउट हिज विनिंग एंड विनिंग एंड विनिंग, वो लगातार चले आ रहे हैं। वो सीखने का विषय है। अभी समझिए कि हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, हम लोग उनको देख के सीख रहे हैं और मुझे एक बहुत बड़ा ये अवसर मिला है, एक सीखने का अवसर मिला है कि राजनीति करना कैसे है, किस तरह से धरातल पे कार्य करना है, ये सीखने का विषय। उन्होंने बोला तो मैंने ज्वाइन किया और मैंने ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगा कि दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल। होता क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ, स्टिल नाउ आई एम डूइंग फॉर द पब्लिक, जो मुझे करना है मैं कर रही हूँ, लोगों का इलाज कर रही हूँ, अपना चिकित्सकीय धर्म का निर्वहन कर रही हूँ। लेकिन एक ऐसा है ना कि लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं, इसमें हमारा ये जो है, जो पॉलिटिकल जो विंग होता है, द मोमेंट यू गेट दैट, अगर आप उस पद पर आते हैं तो आपको एक बड़ा दायरा मिलता है, बड़ा दायरा मिलता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, एक अवसर मिलता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि वहां जाना है, खूब कमाना, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल अराउंड यू, आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, हम लोगों को क्या करना है, क्या कारण है कि एक डॉक्टर होते हुए भी मैं कमा रही हूँ ना अच्छा खासा, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं काम करूँ, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है, हम दोनों लोग मिलकर अच्छा कमा रहे हैं, मोदी जी की योजना भी हमारे यहाँ चल रही है, आयुष्मान भारत के थ्रू हम लोग काम भी कर रहे हैं, पर डे सर्जरीज हो रही है, हर दिन काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे क्या पड़ी थी, लेकिन एक अंदर से वो फीलिंग है कि आई मस्ट डू समथिंग, इफ आई हैव समथिंग विद इन मी, आई मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ये मेरे अंदर ये भावना है, ये फीलिंग है। यही कारण है कि कहीं भी लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम किसी को भी है तो कम से कम मैं कहती हूँ कि आप निश्चिंत रहिएगा, हिना चंद्रा आपके लिए हमेशा खड़ी है और प्रयासरत रहती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती 100% में खड़ी ही हो पाती हूँ, मैं प्रयासरत रहती हूँ कि जहां कहीं भी किसी को जरूरत पड़े मैं जरूर खड़ी रहूं और मुझे अवसर मिलेगा तो मैं अपना पूर्ण रूप से अपना 100% देने का काम करूंगी और मैं जनता के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार वालों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी। मैंने फिर कहा कि चंपारण की जनता मेरा परिवार है, मैं यहाँ बहू बनकर आई थी और एक बहू के नाते इस जगह को संवारने का काम मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। जैसा कि आपने अभी कहा कि अभी ट्रेनिंग चल रहा है आपका, तो बिल्कुल रोज सीखने का तो काम हर दिन का है, टिल योर लास्ट ब्रेथ हम लोग सीखते हैं और ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे सामने है, उनको देख के नहीं सीखेंगे तो जीवन में राजनीति नहीं सीखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या डॉक्टर हेना चंद्रा इस इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेने के बाद कब तक चुनाव के मैदान में बतौर हमारे आइडियल तो वही है और ऐसे तो मोदी जी हैं ही, और प्लस यहाँ तो हमारे सांसद जी हैं, उनको देख के सच में सीखने का तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आप सीख सकते हैं उनसे। और उनको देख के नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा, क्या राजनीति सीखा, वो राजनीति आप कर नहीं पाएंगे, हाँ वो आप कर नहीं पाएंगे। ऐसा भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, पूर्वी चंपारण के सांसद हैं और उन्होंने ही डॉक्टर हेना चंद्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया था और तब से अब तक डॉक्टर हेना चंद्रा जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, धरातल पे काम कर रही हैं। हर एक छोटे बड़े राजनीतिक सभा में इनकी मौजूदगी इनको बाकी सभी नेताओं से अलग बनाती है। इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद कब तक आप चुनावी मैदान में बतौर एक विधायक प्रत्याशी और या फिर
क्या कुछ आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स है? मैं ये कहूंगी, पुनः आप लोगों का स्नेह है। मैं जानती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है और हर जगह लोग बुलाते हैं। लेकिन ये विधायक और सांसद वाली बात तो अभी मैं नहीं कह सकती कुछ भी। ये सब पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं, हमारे गार्जियन हैं यहाँ बैठे, वो डिसाइड करते हैं। और जिस दिन वो डिसाइड करेंगे, जिस दिन उनको लगेगा कि उनकी ये जो उनकी स्टूडेंट है वो उस लायक है, तो वो उस दिन आशीर्वाद देंगे। मैं लड़ूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या राजनीति और चिकित्सा दोनों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल होता है? क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि वुमेन्स आर मल्टीटास्किंग एंड रियली एक्सेप्टिंग दैट, लेकिन क्या राजनीति और चिकित्सा, क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर भी हैं और पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, तो आपका क्या लगता है? देखिए, मैनेजमेंट एवरीबडी हैज गॉट 24 आवर्स फॉर देम। 24 घंटे ही हर किसी के पास होता है। ये आपके इनर फीलिंग है और आपके अंदर का वो जज्बा है जो आपको मैनेज करने को सिखाता है। अगर वो आपके अंदर है ना, वो जज्बा आपके अंदर है कि आप कुछ मैं अगर इधर का काम करती हूँ, उधर मुझे जहाँ भी बुलाते हैं मैं जाती हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है मैं जाती हूँ। उन लोगों को ये पता है कि थोड़ी व्यस्तता रहती है, उसी हिसाब से काम होता है। तो मल्टीटास्किंग जब मैंने कहा है तो ये महिलाएं कर पाती हैं और मैं भी कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से मैं भी कर पा रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ एक सामंजस्य बिठाने का। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा प्राइम इंपॉर्टेंस है, मरीज मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पेशेंट्स मेरी जिम्मेदारी है, उनको मैं पहले देखती हूँ और उसके बाद पहला प्रायोरिटी है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। और पॉलिटिक्स इज जस्ट मी पैशन, और वो जब होगा तो होगा, वो भी देखेंगे। खासकर मैम जो युवा लड़कियां आपको देख रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और जो चाहती हैं कि समाज सेवा या पॉलिटिक्स में आना चाह रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी मोतिहारी जैसे छोटे शहरों में ये अवधारणा बनी है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है तो आप समाज सेवा नहीं कर सकती या फिर पॉलिटिक्स में अब मैं बता दूं बिल्कुल क्लियर। अच्छा सवाल आपने किया है। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मेरे ससुर जी भी इंजीनियर थे यही म्यूनसिपैलिटी में। तो हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेट मी वेरी क्लियर टू यू। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई आई एम नॉट कैरिंग एनी पॉलिटिकल लीगेसी विथ मी। मेरे पास कोई विरासत नहीं है। मैंने ये बात अपने सांसद महोदय को भी कहा है कि सर हमारा विरासत आपसे शुरू होता है, आप ही हैं, क्योंकि आपने ही ज्वाइन करा है, मुझे उसके पहले मेरा कोई नहीं था। और देखिए, महिलाओं को यहाँ सरवाइव करने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी फर्म इन योर डिसीजन। आपको बहुत फर्म रहना है, स्टैंड आपका क्लियर होना चाहिए। मैं लड़कियों को भी कहूंगी, कोई कहते हैं समाज के लोग कि काजल की कोठरी है। भाई मेरे, जब काजल की कोठरी है तो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के पुरुष या महिला, स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं, वो जब तक अपना फेंटा कस के उस काजल की कोठरी को झाड़ू लेके साफ करने नहीं निकलेंगे, तब तक तो वो काजल की कोठरी बनी रहेगी ना। वो साफ कैसे होगा, उसमें परिवर्तन कैसे आएगा, उसमें लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि नहीं, जब तक विरासत नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का कौन सा विरासत है? हमारे सांसद महोदय का कौन सा विरासत था भाई, जो 40 वर्षों से है यहाँ पर, लगातार जीतते चले आ रहे? कौन सा विरासत था? कोई विरासत नहीं था। मोदी जी का कौन सा विरासत था? एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, वो आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो देखिए, विरासत की कोई बात नहीं होती। आपके अंदर का टैलेंट, आपका विजन, आपका मिशन, आपका डिटर्मिनेशन, एवरीथिंग शुड बी अ फॉर्म वन, वो बहुत जरूरी है। बिहार में चूंकि अब चुनाव सर पे है, चुनावी सरगर्मी तेज है, ऐसे में एनडीए गठबंधन, अब विरोधी दलों का मानना है कि नीतीश कुमार जी जो भी मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्वास्थ्य हालत अभी राज्य को चलाने के लायक नहीं है। लगातार तेजस्वी जी की अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो लगातार इन बातों को लिखते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अभी राज्य को चलाने की स्थिति में नहीं है। तो चूंकि अगर आप 2020 की विधानसभा चुनाव को देखें, भाजपा 110 सीटों पर लड़ती है, जदयू 115 सीटों पर लड़ती है, भाजपा को 74 सीटों पे जीत मिलती है, जबकि जेडीयू को मात्र 43 सीटों पे जीत मिलती है। बावजूद उसके भाजपा ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। वो अलग बात है कि यहाँ पे गलत होगा ना, बावजूद इसके नहीं बनाया, वो पहले से डिसाइडेड था कि हम चुनाव ये मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। वो पहले से कमिटमेंट था। अब भाजपा जो कहती है वो करती है, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जानी जाती है। सीट कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता। जब कह दिया, अमित शाह ने क्लियर शब्दों में बोला कि हम नीतीश कुमार जी के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में वही हुआ। सीट फिर वहां मैटर नहीं करता था। और सबसे बड़ी बात है, इन सब चीजों को दरकिनार करें, भाजपा ने जो कहा वो भाजपा ने किया।
और अपने बातों से मुकरने का काम हम लोग नहीं करते। तो इस बार भी नीतीश कुमार जी फिर से देखिए, चीजें तो बदल ही रही है। हर दिन कहा जा रहा है कि आज भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी और लगातार बयान हमारे सीनियर लीडर्स कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसको बोलने के लिए आधिकारिक भी नहीं है कुछ नहीं है। भी। हम लोग कैसे कह सकते हैं किसी तरह की बात, लेकिन ऊपर के सारे लीडर्स यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव 2025 का भी विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से आएंगे चाचा नीतीश। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप, जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब वो पूर्व नेता हो चुके हैं, उन्होंने हाल ही में जन स्वराज ज्वाइन किया। आपके क्लिनिक पे भी एक बार वो आए थे। कुछ दिनों पहले उनके साथ पीएमसीएच में कुछ घटना घटती है। उनका कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा उनको पीटा जाता है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ना ही उनके समर्थन में कोई पोस्ट किया, ना ही किसी ने मिलने की कोशिश की। इस बात से नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन करते हैं और जनसुराज ज्वाइन करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में यूनिटी नहीं है इंटरनल लीडर्स की। अगर कोई लीडर आगे बढ़ रहा है तो उसको दरकिनार किया जाता है कि कहीं ये आगे ना निकल जाए। इस पे आपके क्या पॉलिटिकल व्यूज ये हैं? उनका कहना है और वो अपने कहने पर कायम है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। देखिए, अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स जो भी हो वो हर जगह आता है। उसको हम लोग ये पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अभी जो भी हमारे अंदर क्या बातें हो रही, घर की बातें जब बाहर निकल गई तो आपकी विश्वसनीयता क्या रही भाई? आज मनीष जी वहां थे, फिर यहाँ चले गए, तो अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो लगातार बोल रहे हैं सोशल मीडिया में। हम लोग तो उसी पक्ष को देख रहे हैं ना, हम लोग दूसरे पक्ष को तो हमने देखा नहीं कि एग्जैक्टली क्या मैटर है क्या नहीं है। अगर तो इस पर मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। और उनका मंशा था, देखिए देखिए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर मैं राजनीति कर रही हूँ तो फिर मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं पत्रकारिता भी कर पाऊंगी, बिकॉज पत्रकारिता जो है ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इट शुड बी वेरी क्लियर लाइक अ क्रिस्टल, इट शुड बी वेरी इम्पार्शियल। तो वो इम्पार्शियल कैसे होगा जब एक पार्टी का पक्ष हम लेकर के चल रहे हैं? तो नहीं हो सकता है ना। तो हम कैसे हर फोरम पे क्लियर हो पाएंगे जब हम पत्रकारिता भी करेंगे और राजनीति भी करेंगे? तो कोई एक ही काम हो पाएगा पे जब आप किसी पार्टी बस से बस जुड़ी हैं बस। तो वही है ना। तो अगर मान लीजिए कोई पत्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है या राजद से जुड़ा है और वो पत्रकार भी है, तो फिर पहले तो वो पत्रकार नहीं है, वो पार्टी से जुड़ गया तो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पार्टी की बातें करेगा तो पार्टी का प्रवक्ता कहलाएगा। वो पत्रकारिता कैसे? तो शुद्ध रूप से पहले उनको डिसाइड करना होगा, आइदर ही इज एन यूट्यूबर और वो पॉलिटिशियन है। मतलब अगर वो अपना करियर को डिसाइड कर लेना तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। मैं वो मनीष हमारे छोटे भाई की तरह है, मैं इस पर उनके व्यक्तिगत बात पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन उनकी बड़ी बहन होने के नाते उस नाते मैं कहना चाहूंगी कि उन्हें ये डिसाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक समझदार व्यक्ति इस बात को कहेगा कि अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पत्रकारिता छोड़ें, पत्रकारिता कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स छोड़ें। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे राजनीति करना है, पत्रकारिता से मोह भंग कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर उनकी इन बातों को देखें और खासकर अपने पूर्वी चंपारण जिले में, तो 2000 अभी जो हाल में नगर निगम का चुनाव हुआ, राधा मोहन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, पवन जायसवाल जी ढाका के विधायक हैं वर्तमान में। इन दोनों के बीच जो खटपट हुई, आपको नहीं लगता उसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला प्रीति गुप्ता को? अब नगर निगम की बात थी, जो बात पुरानी हो गई। अब उस वो हमारे कमल के निशान पर वो चुनाव तो हुआ नहीं था, व्यक्तिगत जिसका जहाँ संबंध था वो वहां उन्होंने साथ दिया, वो कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि जब भी बात पार्टी की आई, जब भी बात कमल के निशान की आई, जब भी हमारे सिंबल की बात आई, तो पवन जायसवाल जी हो चाहे राधा मोहन सिंह जी हो, सब लोग अपने सिंबल के साथ खड़े रहे हैं। और उस वक्त कोई ऐसा चुनाव नहीं था जो सिंबल के ऊपर था कि पार्टी से कोई ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उस चुनाव में पवन जायसवाल लगातार राधा मोहन सिंह के विरोध में बात कर रहे थे और राधा मोहन सिंह जी प्रकाश अस्थाना के लिए वोट मांग रहे थे, जबकि पवन जायसवाल लगातार देवा गुप्ता के साथ खुले मंच से संबोधन कर रहे थे। वो सिंबल की लड़ाई नहीं थी, तो वहां पर हम लोगों का कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं बनता। और हाँ, राधा मोहन जी क्यों नहीं करेंगे? प्रकाश अस्थाना का प्रचार करना ही था, क्योंकि वो तो उनके द्वारा ही इनको कैंडिडेट चुना गया था। तो ये तो बट ऑब्वियस है, पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी उसके लिए। प्रशांत किशोर एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं सालों से, और अभी बिहार की जनता को भी लग रहा है कि परंपरागत दलों जैसे आरजेडी, जेडीयू से
एक बेहतर विकल्प बिहार के लोगों को मिला है, जो कि बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट, उनका कहना है कि 1 साल के अंदर पलायन रोक देंगे। अच्छा। 1 साल के अंदर 10-12 हज़ार की नौकरी करने के लिए जिन युवाओं को बिहार छोड़कर मुंबई या फिर बाहर के राज्यों में जाना पड़ रहा है, 1 साल के अंदर इसको पलायन को रोक। तो ठीक है ना, लोकतंत्र में हर कोई अपना किस्मत आजमाता है। प्रशांत किशोर जी भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, काम करें, आगे बढ़ें, शुभकामनाएं हमारी। लेकिन हमारा जो एनडीए है ना, बस इतना मान के चलें कि पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इससे ज्यादा क्या ही बोलेंगे उन्हें। अभी हाल ही में उन्होंने मोतिहारी की चीनी मिल पे एक पॉडकास्ट में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि 2014 में उन्होंने ही भाषण लिख के मोदी जी को दिया था कि अगली बार मैं जब आऊंगा तो मोतिहारी की चीनी मिल की बनी चीनी से ही चाय पीऊंगा। वैसा तो कुछ हुआ नहीं और मोतिहारी की चीनी मिल की आधी से अधिक जमीन बिक चुकी है और खरीदने वाले आधा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। तो वो उन्होंने जो बयान दिया है इसके बारे में आप उनसे ही पूछे तो बेहतर होगा। इस विषय पर मैं क्या बोलूं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिया है, तो इस पर सवाल आप उनसे ही करें तो जरूर। मैं उनसे जब भी मिलूंगा जरूर ही इन सवालों पे मैं बात करूंगा उनसे। आखिर में हम जानना चाहेंगे मैम, महिलाओं की सेहत को लेकर बिहार में किन सुधारों की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, बिहार में लगातार निरंतर कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है। कार्य एक प्रोसेस होता है, ये एक दिन का काम नहीं होता। लगातार महिलाओं के लिए भी काम किया जा रहा है, लगातार उनके लिए किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया जा रहा है। आप खुद बस यहाँ से सदर हॉस्पिटल चले जाएं, वहां पे जाकर के देखें डेवलपमेंट क्या हुआ है। मोदी जी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कई योजनाएं लाई गई हैं, वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे मातृत्व लाभ के लिए जो योजना दिया जा रहा है, या उन लोगों को पोस्ट डिलीवरी उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, उन लोगों को खाने का पैसा मिल रहा है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए आपका उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, ये सब किसके लिए? महिलाओं के लिए ही तो हो रहा है ना। लगातार महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पर भी बिहार गवर्नमेंट भी जो है, अभी देखिए महिलाओं के लिए केवल सेहत की बात नहीं है, हर क्षेत्र में उनका सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जा रहा है। अभी जो है नीतीश गवर्नमेंट ने लगातार जो है पंचायती इलेक्शन में भी 50% का आरक्षण दिया। अभी न्यूज में हमने देखा कि 35% जो है गवर्नमेंट सर्विस में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को हर रूप से सबल करने का काम हमारे डबल इंजन की सरकार कर रही है, उसे मुख्य धारा से जोड़ने का भी हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि महिलाएं आगे की ओर आ पाए और मुख्य धारा से जुड़े और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप हो। और इतना ही नहीं, इतने वर्षों से जो लंबित था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो उसे भी लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। जो अभी तक जैसे ये महिलाओं के आरक्षण की बात आई थी, तो यही राजद के जो आका हैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने उस बिल को फाड़ा था बड़े सदन में, ये सबको पता है। तो कहीं ये लोग कभी भी महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए। ये राजद की गवर्नमेंट में महिलाओं की क्या दुर्दशा थी, ये सबने देखा है। शाम होते जब आप निकलते थे गाड़ियों से, तो दोनों तरफ महिलाएं अपना सर ढक के शौच के लिए बैठी हुई पाई जाती थी। वो दौर भी लोगों ने देखा है, किस तरह से चूल्हा फूकती हुई नजर आती थी, एक सिलेंडर के लिए 3 बजे सुबह से लाइन लगना पड़ता था। वो दौर भी लोगों ने देखा, हमने तो देखा है, हम लोगों ने देखा है इस दौर को, किस प्रकार एक आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी इन लोगों के राज में। वो दौर भी हम लोगों ने देखा है, किस प्रकार बच्चियां स्कूल जाती थी और बीच रास्ते से उसका अपहरण हो जाता था। वो दौर भी हमने देखा है। हम डॉक्टर्स भी कहीं से भी उस वक्त सुरक्षित नहीं थे। कितने डॉक्टर्स का अपहरण होता था, उनसे फिरौती मांगी जाती थी। ये राजद के राज में, जंगल राज में ऐसा हुआ कि बेटी का ब्याह ये लोग करते हैं और जितना भी गाड़ियों का शोरूम है उसको लूट लेते हैं बारातियों के स्वागत के लिए। सारे फर्नीचर्स के शोरूम से सोफे उठा लेते हैं। तो खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम जंगल राज, खुलेआम इन लोगों का आतंक और तांडव चरम पर था। और आज स्थिति ऐसी है कि हम लोग आराम से 11 बजे रात को, तो मैं मोती झील के किनारे कई बार घूमती हुई पाई गई हूँ। मैं चली जाती हूँ यही मरीन ड्राइव के आसपास। तो ऐसा नहीं है 4 बजे सुबह हम लोग गांधी मैदान आराम से घूमने जाते, लेकिन पहले ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यहाँ के व्यवसायी एकदम आराम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, शाम को आराम से घर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले शाम के 6 बजे शटर गिराना होता था, अन्यथा किससे कौन फिरौती मांग लेगा ये कोई पता नहीं था, किसकी हत्या कहाँ हो जाएगी बीच दुकान में ये भी पता नहीं था किसी को। एक दहशत का माहौल ओवरऑल पहले था, जो आज कहीं ना कहीं परिवर्तित हुआ है। सुशासन की सरकार आई है और ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं। और देखिए ना, सड़कों का जाल पूरे पूरे बिहार में, देखिए सड़कों, बिहार के पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया। तो डेवलपमेंट को किस रूप में आप लोग देखते हैं? हर तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह से डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधे कह देंगे कि क्या किया।
अरे क्या किया नहीं, आप अपने घर से निकलने लायक नहीं रहते अगर ये वातावरण आज का नहीं होता तो सीधे कुछ भी जुबान अपनी है बोल देना है, ऐसे नहीं चलता है। निश्चित तौर पे एनडीए सरकार ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन चीजों पे बहुत काम किया है, क्राइम की पहले की अपेक्षा क्राइम कंट्रोल हुआ है, लेकिन फिर भी अभी ये नहीं कह सकती कि क्राइम जीरो पे है। देखिए जीरो, देखिए क्राइम जीरो पर नहीं है, क्राइम का जीरो टॉलरेंस, क्राइम एंड क्रिमिनल के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पे गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर किसी ने क्राइम किया तो वह बचेगा नहीं, उस पर वैधानिक उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए एकदम से सरकार एकदम मतलब कमर कस के खड़ी है। तो एक सिस्टम का जो खौफ होता है वो तो लोगों के अंदर आया है। यहाँ बड़े बड़े अपराधी भी जो हैं वो सिस्टम के खौफ से कहीं ना कहीं डूब के पड़े हुए हैं, ये सबको पता है। तो आखिर सिस्टम का खौफ लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी क्राइम कर रहे हैं, जो भी क्रिमिनल माइंडेड है, उनका जो ये जो बायोलॉजिकल लोचा जो उनके माइंड में चलता है ना, वो जो क्रिमिनल जो जीन होता है उनके अंदर, वो अगर जिसका भी एक्टिव है तो उसके लिए गवर्नमेंट भी एकदम तटस्थ है, उसको छोड़ेगा नहीं। आपको मैम ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में स्वास्थ्य की जागरूकता को लेकर एक बहुत बड़ी कमी महसूस की? देखिए स्वास्थ्य की जागरूकता, देखिए स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आता था जब शौचालय नहीं था, तो प्रॉब्लम तो था ही, जाहिर सा बात है, ओपन में जा रही है जब शौच करने के लिए तो प्रॉब्लम्स था। आज कहीं न कहीं हर घर को शौचालय देने का काम किया गया। हर घर में जल से नल पहुँच, ये नल से जल पहुँच रहा है। हर मतलब ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा कितना सारा आवास सब बन गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 4 करोड़ आवास बन चुके हैं और अभी 2 करोड़ और बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है। तो जब से शौचालय बना, उन लोगों का मान सम्मान इज्जत भी बरकरार है, और साथ में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बीमारियों का दर भी, पहले बहुत सारे पेशेंट्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लिकोरिया के शिकार होती थी, यूटीआई इन्फेक्शन होता था, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमेशा उन लोगों को लगा ही रहता था। लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें तो कमी नजर आ रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज, पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स जो भी है, पीएससीज वगैरह है, रेफरल सेंटर्स, हर जगह के सिस्टम को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ, जन औषधि केंद्र में तो भूल ही गई, गरीब मरीजों के लिए जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध कराने का काम, और आयुष्मान भारत योजना, ये तो जैकपॉट योजना है। गरीब गुरबा जितने भी है, कम से कम अब बीमारी से कोई नहीं मरेगा, ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। जो भी राशन कार्ड धारी है, जो भी आशा वर्कर्स है, जो भी जीविका वर्कर्स है, सबका आयुष्मान कार्ड बन गया। और उतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन 70 साल के ऊपर, नो मैटर आप किस कास्ट से हैं, नो मैटर आप किस इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर का है उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। 5 लाख तक का उसका इलाज जो है गवर्नमेंट फ्री में करवा रही है। ये बहुत बड़ा लोड जो है उसके परिवार के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर एक कम करने का काम गवर्नमेंट ने किया है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, जागरूकता भी फैलाया जा रहा है, शिक्षा में भी सुधार आया है, शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। आप खुद देखिए ना, बिहार के सारे टीचर्स टाइम पे हो गए, अब टीचर्स तो टाइम पे हैं, टीचर्स टाइम पर है, बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल में। अब मिड डे मील में प्रॉपर खाना भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। जहां कमियां आ रही है उसको सुधार भी किया जा रहा है। तो अभी बिहार की जो शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया गया है। टीचर्स को भी एकदम टाइम पर लोग पहुंच रहे हैं, कहीं भी रहे, गिरते पटकाते पहुंच तो जा ही रहे, चाहे जो भी हो। इसको कहते हैं सिस्टम का खौफ होना। सिस्टम का खौफ, सिस्टम में रहेंगे तो ही सुचारू रूप से सारी संरचना बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन जो होता है वो अवेयरनेस फैलाता है, जागरूकता आ रही है, और ये एक प्रोसेस है। मैं फिर कह रही हूँ, ये प्रोसेस है और प्रोसेस में लगी हुई है गवर्नमेंट। अभी जेडीयू के एक युवा नेता दिव्यांशु भारद्वाज, जो कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफी सक्रिय हैं मोतिहारी विधानसभा चुनाव की तैयारी में, जोर शोर से लगे हुए हैं। और अभी आपके पार्टी से प्रमोद कुमार जी विधायक हैं, जो पिछले 4 टर्मों से जीत के आ रहे हैं, और फिर देवा गुप्ता। तो क्या लगता है, क्या प्रमोद कुमार जी फिर से देवा गुप्ता या फिर ये नए चेहरे, जो युवा चेहरे सामने आ रहे हैं, उनका सामना कर पाएंगे? एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा मोतिहारी में, उसकी जीत 100% तय है। और जो आ रहे हैं, लोकतंत्र में सबको आने का अधिकार है। दिव्यांशु भी छोटा भाई है, दिव्यांशु अगर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आइए, आप भी आइए, सब लोग को आना। देखिए किस्मत सबको आजमानी चाहिए, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है। ये संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, आप भी अपने किस्मत को आजमाएं, सबको आजमाना चाहिए। वो बहुत छोटे हैं हम लोगों से और लगातार काम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, सक्रियता से कर रहे हैं। शुभकामना है, छोटे भाई को भी शुभकामना देनी चाहिए।
हम उन्हें भी दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, जो भी एनडीए का प्रत्याशी यहाँ होगा उसकी जीत बिल्कुल तय है, सामने कोई चुनौती नहीं है। इसके लिए भी आप लोग आश्वस्त रहें, वो सामने नो मैटर कोई भी हो। आप मैम लगातार बार बार बोल रही हैं कि एनडीए का कोई भी प्रत्याशी हो, एनडीए से अगर आ रहा है तो उसकी जीत होगी। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और पब्लिक से जब उनका रिव्यू लेते हैं, तो मोतिहारी की जनता को भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों का मानना है कि चेहरा बदलना चाहिए। 20 साल में तो बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी वोटर बन जाते हैं। लगातार 20 सालों से ये विधायक की गद्दी पे बैठे हुए हैं। अभी जो वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार जी हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये ग्राउंड जीरो पर जो पब्लिक रिव्यूज है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता है कि भाजपा को चेहरे को बदलना चाहिए? लोग ऊब गए हैं एक चेहरे को बार-बार देखते देखते। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि 20 साल से विधायक है, 20 साल में बच्चा जन्म लेके वोटर हो जाता है, बात तो सही है। तो 20 साल से विधायक जी खुद ही जाके सिंहासन पे थोड़े ना बैठे हैं, यहाँ की जनता ने बिठाया है उन्हें, तभी तो बैठे हैं ना। तो जनता बिठा रही है तो फिर काहे कोई गुरेज करेगा बैठने से, क्यों नहीं बैठेंगे? जनता हमें आशीर्वाद दे रही है तो जाहिर सी बात है बैठेंगे। और रही बात चेहरा बदलने की, तो इसमें हम लोग एक कार्यकर्ता है, मामूली से साधारण से कार्यकर्ता है, इसमें हम लोगों का कुछ भी नहीं है। ये तो पार्टी का विषय है। पार्टी अपने स्तर पे हर चीज देखती है, सर्वे करती है, सब कुछ देखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती है। मैंने फिर कहा कि ये ऐसी पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता के ऊपर उसकी पैनी नजर होती है। इस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अगर कार्यक्रम में नहीं जा रही हूं तो मुझ पर नजर नहीं है, या आप किसी आयोजन में नहीं जा रहे तो आप पर नजर नहीं है। अगर आप इसके सक्रिय सदस्य हैं, आप कार्य कर रहे हैं, तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, ये डिजिटल इंडिया है, या सबको सब कुछ पता है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है, पार्टी की बहुत पैनी नजर होती है। पार्टी सारा अप्स एंड डाउन्स पार्टी देखती है, और इसमें निर्णायक मंडली ऊपर के लोग होते हैं। भाई हम लोग तो साधारण से लोग हैं, हम लोग इस पे क्या ही बोल सकते हैं। और आपका कहाँ से आपका ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट है ये तो आप ही समझे। बाकी रही बात विकास की, तो चंपारण तो विकास देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। वो सड़क हो, अभी देखिए ना 500 करोड़ का ये ड्रेनेज सिस्टम का काम अभी अभी भी शिलान्यास हुआ। बहुत सारा काम तो लगातार हो ही रहा है। अब लोकसभा के टाइम में भी लगातार मैं बोलती चली आई हूँ, लगातार बोलती चली आई हूँ, कामों को गिनाया नहीं जा सकता, इतना काम है, इतना योजना है। वो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो, कृषि अनुसंधान केंद्र हो, फिर आप कहेंगे कि केंद्र का काम है। मैं समझ रही हूँ कि आपका अगला सवाल वही लिख के बैठे हुए हैं आप, मैं देख रही हूँ। लेकिन ये तो सिस्टम बना हुआ है ना कि केंद्र से लेकर के फिर उसके बाद राज्य आता है, उसके बाद जिला आता है, उसके बाद विधानसभा। तो जो भी योजना ऊपर से चली आ रही है वो धरातल पे उतर रही है कहीं ना कहीं। ये तो सिस्टम और चैनल में काम होता है। तो चेहरा को क्या करना चाहिए ये तो पार्टी तय करेगी, इसमें मैं कहीं कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जहाँ कोई भी, मैंने फिर कहा ना कि कोई भी एनडीए का कोई भी प्रत्याशी खड़ा होके आएगा। फिलहाल हमारे माननीय विधायक जी आ रहे हैं पुनः इस बार, और आ रहे हैं और जीत कर जाएंगे। हम लोग जी जान लगा के उन्हें जिताएंगे। कब तक भाजपा सिर्फ प्रमोद कुमार रही? नहीं, देखिए, ये भाजपा प्रमोद कुमार की बात नहीं है। बात ये है कि पार्टी जिस पर भरोसा जताएगी उसको जिताने का काम हम लोग करेंगे। वो कोई भी आगे हो, वो कोई भी सामने हो, जिसके पास वो कमल का निशान होगा, हमारा प्रत्याशी वही होगा। और उसके लिए हम लोग का ये जो सांगठनिक जो हमारे अंदर जो संगठन को लेकर के जो समर्पण है, वो हमें यही कहता है कि उसके लिए आप जी जान लगा के काम करो। अगला आपको पूछे ना पूछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको काम करना है, ये पार्टी के लिए काम करना है। पार्टी हमारी माँ है और उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और किसी भी सोचे ना, अब ये लोकसभा का इलेक्शन होता है, एक बूथ का व्यक्ति भी जो है, लोगों को लगता है कि ये क्यों इतना उछल रहा है, लेकिन नहीं, वो एक राष्ट्र के प्रति समर्पण है। एक बूथ का व्यक्ति भी उतनी ही तन्मयता से काम करता है। हम लोग चेंबर में बैठे बैठे लोगों की कैंपेनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए रोड पे जाना है। ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। मुझे जहां लगता है मैं सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को अवेयर करने का काम करती हूँ, तो करती ही हूँ जितना हो पाता है, जहां हो पाता है, जहां ढूंढते हैं लोग, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खड़ी रहूं। और यही हम लोगों ने सीखा है, यही हम लोगों को सिखाया गया है। पार्टी एक सिस्टम से चलती है और इस सिस्टम में इंटरफेयर करना हमारा काम नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। पार्टी जिस पर विश्वास जताएगी उसके लिए जी जान लगा के काम किया जाएगा। पब्लिक का मानना है कि प्रमोद कुमार जी के पास अब कोई विजन नहीं रह गया। रोड तो बन गए, रोड नाला, इससे ऊपर उठ के क्या उनका विजन है? मोतिहारी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? ठीक है, ड्रेनेज
ये तो आप प्रमोद कुमार जी से जरूर। बात कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए आपको बात, क्योंकि आप मीडिया हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, सवाल पूछना आपका काम है। आप पूछिए, विजन देखिए, फिर कह रहे हैं कि एनडीए है, यहाँ कैंडिडेट थोड़े ना चुनाव लड़ता है, यहाँ एक-एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, एक-एक कार्यकर्ता, ये सिस्टम है हमारे पार्टी की। एक-एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रत्याशी ही चुनाव लड़ता है। और रही बात ऊपर के लोगों की, वो लोग खुद ही तय करेंगे कि किसको लेकर के आना है। चलिए, अभी हमारे साथ थी डॉक्टर हेना चंद्रा जी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।